हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर। आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सीरीज़ में। पहले चैप्टर पे थे हम लोग इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहा था अंडर द कॉलोनियल रूल ऑफ ब्रिटिश, अंग्रेज़ों के औपनिवेशिक शासन के दौरान जो हमारे यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ उसको देखेंगे। पर कैपिटा इनकम जीडीपी को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और भी बहुत सारे फैक्टर्स को देखेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं। व्हाट इज़ कॉलोनियल रूल? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ कॉलोनियल रूल तो व्हाट यू वुड से? तो बेसिकली कहानी बहुत पुरानी है कॉलोनियलिज्म की। आज से 500-600 साल पहले यूरोप में अचानक से देशों में अवेयरनेस का दौर शुरू होता है। एजुकेशन पे ज़्यादा जोर देने लगते हैं लोग। रिस्क बेयरिंग एपेटाइट डेवलप होता है। कॉन्करर माइंडसेट डेवलप होता है। लोग रीजनिंग करना शुरू करते हैं। जो ऑर्थोडॉक्स बिलीफ्स थे चर्च के द्वारा बनाएगी या रिलीजन के द्वारा बनाएगी उसको क्वेश्चन करना शुरू करते हैं कि ये चीज़ क्यों हो रही है। एंड इससे इस पूरी एज को नाम दिया जाता है रेनेसा का, हिंदी में कहें तो पुनर्जागरण। इसी दौरान आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े ट्रैवलर्स बाहर निकलते हैं, अलग अलग अननोन लैंड्स को खोजते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस वाज वन ऑफ देम, पोर्चुगीज हु थॉट ऑफ एन अननोन वर्ल्ड एंड इवेंचुअली ही गॉट इट। सो क्रिस्टोफर कोलंबस से एक टेक अवे ये है कि एवरीथिंग बिगिंस विद अ सिंगल थाउट। सो क्रिस्टोफर कोलंबस के साथ अमेरिका की शुरुआत होती है। उसके साथ ही बहुत सारे अलग अलग रिस्क बेयरिंग एपेटाइट वाले लोग ट्रैवल पे निकलते हैं। ट्रैवल पे निकलने का मोटिव ये था कि जो ये पुनर्जागरण का एज शुरू होता है, रेनेसा का एज शुरू होता है, तो रेनेसा के एज में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आती है। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स थे, बहुत सारे फिलोसफर थे, वो ये कह रहे थे कि बार बार कि अगर यूरोप को समृद्ध बनना है तो उसे कृषि से ऊपर उठना पड़ेगा, उसे एग्रीकल्चर से ऊपर उठना पड़ेगा। एंड इसी थ्योरी को आप कहेंगे तो प्रिसाइजली मर्केंटलिज्म कहा गया। एंड व्हाट इज मर्केंटलिज्म, इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाई जाएगी। अभी आप मर्केंटलिज्म में बस इतना समझिए कि जो भी उस समय मर्केंटलिज्म के वकालत करने वाले लोग थे, मर्केंटलिज्म के फिलॉसफी को सपोर्ट करने वाले लोग थे, वो ये कहते थे कि अगर यूरोप में पैसा लाना है तो वो एग्रीकल्चर के थ्रू नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज लैंड हैज़ बायोलॉजिकल लिमिट। लैंड की एक बायोलॉजिकल लिमिट होती है एंड इट डिपेंड्स ऑन वेरी नेचुरल फैक्टर्स टू। बहुत सारे नेचुरल फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। इसीलिए अगर आप ये चाहते हैं कि यूरोप को हमें समृद्ध बनाना है, प्रॉस्पेरस बनाना है, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन विद द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर। आपको कुछ और साधन ढूंढने पड़ेंगे। एंड इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हेल्पफुल टूल ये हो सकता है कि आप दूसरे देशों में जाके व्यापार करें। व्यापार करें, वहाँ पे अपना मोनोपोली बनाएं एंड वहाँ व्यापार से, फॉरेन ट्रेड से आपको जो भी बुलियंस आएंगे वो आपके देशों में खजाने को भरने की कोशिश करेंगे। सो इसी वनिकवाद की, मर्केंटिज्म को हिंदी में वनिकवाद बोलते हैं, तो इसी वनिकवाद मर्केंटिज्म की फिलॉसफी को मद्देनजर रखते हुए फ्रांस से, स्पेन से, पोर्चुगल से, इटली से, डेनमार्क से, ब्रिटेन से बहुत सारे ट्रैवलर्स रिस्क बेयरिंग एपेटाइट वाले लोग निकलते हैं। कोई अमेरिका की खोज करता है, कोई इंडिया में समुद्री मार्ग की खोज करता है, अटलांटिक ओशियन से होते हुए, हिंद महासागर से होते हुए कालीकट पे पहुंचता है। तो इस तरीके से एक नए एज की शुरुआत होती है। एंड इंडिया में अगर बेसिकली कहें तो कॉलोनियलिज्म का सीड जो डाला गया 1498 में पहली बार वास्को डी गामा आता है इंडिया। एंड उसके बाद देखेंगे तो बहुत अलग अलग यूरोपियन पावर्स, पहले पोर्चुगीज आते हैं, देन डच आते हैं, देन आप देखेंगे तो अलग इंग्लिश आएंगे, फ्रांसीसी आएंगे, डेनमार्क से भी लोग आते हैं, डेंस। सो ये सारे लोग आते हैं एंड इनिशियली दे वेंट देयर टू ट्रेड, और वहाँ के ट्रेड में मोनोपोली प्राप्त करने के लिए। लेकिन और एक और मोटिव अगर रहा होगा तो रिलीजन का रहा होगा कि यह यहाँ ट्रेड करेंगे और रिलीजन का प्रचार प्रसार करेंगे। बट इवेंचुअली वहाँ पे उन्होंने जब स्थिति को देखा, ना केवल इंडिया में बल्कि जहाँ जहाँ भी आप देखेंगे तो कॉलोनियल रूल स्थापित हुआ है, बीट ऑफ पोर्चुगीज, बीट ऑफ स्पेनिश, बीट ऑफ ब्रिटिश, बीट ऑफ फ्रेंच, तो वो लोग पहले वहाँ ट्रेड करने जाते हैं। देन दे रियलाइज्ड कि वहाँ पे जो सत्ता है अंदर से खोखली है, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स हैं। एंड यहाँ पे हम इकोनॉमिक गेंस तो अपने लिए सिक्योर कर ही सकते हैं, साथ ही में पॉलिटिकल गेंस भी सिक्योर किए जा सकते हैं। इसके लिए वो क्या करते हैं, पहले यूरोपियन पावर्स खुद में स्ट्रगल करते थे कि इस भूक्षेत्र पे कौन मोनोपोली प्राप्त करेगा। लाइक इंडिया में देखेंगे तो वेरियस यूरोपियन पावर्स स्ट्रगल्ड विद इन देमसेल्फ, लाइक इंग्लिश, फ्रेंच, पोर्चुगीज, डेन्स एंड डच, ऑल ऑफ देम फॉट वॉर विथ ईच अदर। एंड देन इवेंचुअली ब्रिटिशर्स विक्टोरियस इमर्ज होके आते हैं एंड वो कहते हैं कि अब यूरोपियन पावर्स के रूप में अगर इंडिया में कोई है तो हम ही हम हैं। तो बरतानिया की हुकूमत अब इजाज़त देती है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप अपने पैर पसार सकते हैं इंडिया में, इफ़ यू वांट टू गेन एनी पॉलिटिकल डोमिनेंस देन यू कैन। उसके बाद से शुरू होता है सिलसिला 1757, पहली बार किसी नेटिव पावर को हराया जाता है। ऑफिशियली एक बहुत बड़ी पावर थी बंगाल की, नवाब की, उसको हराया जाता है 1757 में। एंड देन कॉलोनियल रूल का सिलसिला शुरू होता है, एक के बाद एक नेटिव पावर्स को हराया जाता है, बीट मराठास, बीट सिख्स, बीट अफगान्स, सबको हराते हैं। लेटर ऑन बरतानिया हुकूमत पूरी तरीके से हिंदुस्तान पे काबिज हो जाती है। एंड उसके साथ आता है सिलसिला कॉलोनियलिज्म का इंडिया में
कॉलोनियलिज्म के फीचर को अगर देखेंगे तो इसमें एक कंट्री हमेशा एडवांटेज पे रहती है एंड दूसरी कंट्री हमेशा डिसएडवांटेज पे रहती है। लाइक अगर इंडिया कॉलोनी है ब्रिटेन की, तो देखेंगे तो ब्रिटेन हमेशा एडवांटेज पे ही रहेगा, बिकॉज बेसिकली कॉलोनी इज नॉट द स्टेट। आप ये मत समझिए कि कॉलोनी स्टेट है जिसको रूल कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस इज नॉट द केस। कॉलोनी इज लाइक द स्लेव, कॉलोनी इज लाइक अ स्लेव, जितना मर्जी उतना निकाल लो, बदले में कुछ भी उसके इंटरेस्ट की नहीं सोचनी है। सो कॉलोनियल रूल में क्या होता था, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। लाइक ब्रिटेन अगर एडवांटेज पे है तो वो इंडिया को एज ए कॉलोनी यूज करेगा एंड इसके रिसोर्सेज को बहुत ही एक्सट्रीम एक्सप्लॉइट करेगा। एक ही होता है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड एक होता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो बेसिकली ऑल द कॉलोनियलिस्ट कंट्रीज, चाहे वो ब्रिटेन हो गया, चाहे वो स्पेनिश हो गया, पोर्चुगल हो गया, फ्रेंच हो गया, इटली के लोग हो गए, डेनमार्क के लोग हो गए, कहीं के भी, वो जहाँ भी कॉलोनी बनाते थे तो वहाँ पे वो एक्सटेंसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज करते थे एंड ट्रेड में मोनोपोली हासिल करने की कोशिश करते थे। बिकॉज जैसे कंट्रीज साउथ एशियन कंट्रीज़ में जैसे इंडिया आता है, या और भी जो आप देखेंगे तो उस आइलैंड में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में जो मलेशिया है या इंडोनेशिया, वो सब बहुत ही ट्रेड में रिच कंट्रीज़ थी। उनका जो फॉरेन ट्रेड होता था बहुत तगड़ा होता था। देयर क्वांटम ऑफ एक्सपोर्ट वाज वेरी मच। वो पल्स एक्सपोर्ट करते थे, मसाले एक्सपोर्ट करते थे, आइवोरी एक्सपोर्ट करते थे, बहुत सारी चीज़ें करते थे। तो ये जो यूरोपियन पावर्स हैं जिन्होंने उनको कॉलोनी बनाया, चाहे इंडिया को, इंडोनेशिया को या मलेशिया को, वो सबसे पहले एक तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज करते थे। वहाँ की जो डोमेस्टिक रिसोर्सेज हैं उनको, लोकल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगे दबा के फॉर दियर एडवांटेज, एंड उसके बाद ट्रेड में मोनोपोली हासिल करेंगे, बिकॉज ट्रेड इज़ द थिंग विच विल फेच यू द मनी। क्योंकि मर्केंटाइलिज्म यही कहता है कि एग्रीकल्चर से कुछ भी पैसा नहीं आएगा, पैसा अगर आपको चाहिए तो यू आर रिक्वायर्ड टू डू द फॉरेन ट्रेड। उसके बाद लास्टली कॉलोनियलिज्म को अगर एक वर्ड में समराइज करने की कोशिश करें तो कॉलोनियल रूल और कॉलोनियलिज्म इज नथिंग बट एन अनइक्वल रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज, जिसमें कि एक हमेशा एडवांटेज पे रहेगा एंड दूसरी कंट्री हमेशा डिसएडवांटेज पे रहेगी। लाइक दैट वाज इन द केस ऑफ ब्रिटेन एंड इंडिया। इंडिया हमेशा डिसएडवांटेज पे रहती है एंड ब्रिटेन दबा के एक्सप्लॉइट करते हैं यहाँ के रिसोर्सेज को, यहाँ की मैन पावर को, ट्रेड में मोनोपोली हासिल करते हैं एंड इंडियन ओशन में अपना डोमिनेंस स्थापित करते हैं। देन लास्टली इट वाज एन अनइक्वल रिलेशनशिप। सो कॉलोनियल रूल का फीचर क्या होता था कि जो कॉलोनिस्ट कंट्रीज होती थी वो एक्सप्लॉइट करती थी रिसोर्सेज को, ट्रेड में मोनोपोली हासिल करवाती थी, ट्रेड में मोनोपोली गेन करती थी, एंड देन जो रिलेशनशिप होता था वो इवेंचुअली अनइक्वल ही रहता था, क्योंकि एक पार्टी हमेशा डिसएडवांटेज पे रहेगी एंड एक पार्टी हमेशा एडवांटेज पे रहेगी। सो दैट्स इट फॉर द कॉलोनियल रूल। आगे देखेंगे कि आगे कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखें कि ब्रिटिश रूल के दौरान इंडियन इकोनॉमी में कैसे डेवलपमेंट हुए। उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी थी कैसी। ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी, मोदी जी आज कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनाएंगे। इंडियन इकोनॉमी वाज देन द सेल्फ रिलायंट, वन ऑफ द मोस्ट सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एग्जिस्टेड दैट टाइम वाज इंडियन इकोनॉमी। सेल्फ रिलायंट एंड एक्सपोर्ट इकोनॉमी। हमारा जो क्वांटम ऑफ एक्सपोर्ट होता था वो बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि हम सेल्फ रिलायंट थे, सेल्फ सफिशिएंट थे। फूड ग्रेन्स हमारा खुद का ही, जितना डोमेस्टिक कंजप्शन होता था उतना हम कर ही लेते थे, तो हमें कोई भी चीज़ बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो उस समय अगर आप इम्पोर्ट के कंपोजिशन को देखेंगे इंडिया के, तो उसमें बहुत सारा लग्जीरियस प्रोडक्ट होता था। लाइक हम मिडिल ईस्ट से अतर मंगाते थे एंड और भी ज़्यादा जो चीज़ें होती थी जो यहाँ नहीं मिलती थी वो मंगाते थे। कोई भी वहाँ कंजप्शन वाली चीज़ नहीं होती थी, सारी लग्जीरियस चीज़ें होती थी। एंड एक्सपोर्ट कैसी कैसी चीज़ें करते थे, तो वी एक्सपोर्टेड पल्स, वी एक्सपोर्टेड मसाले, स्पाइसेस, एलिफेंट्स हम एक्सपोर्ट करते थे। आप देखेंगे अगर इंडिया से तो बहुत एक वॉर एलिफेंट की एक प्रीमियम ब्रीड हमारे यहाँ डेवलप होती थी, उसको हम एक्सपोर्ट करते थे एंड ये सदियों से चला आ रहा था। एंशिएंट इंडिया से ही ये एलिफेंट्स हम रोमन एरा से ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फिर इजिप्ट के किंग्स को करते थे, फिर ऑटोमन्स को करने लगे। देन आपको एक अंदाज़ा लग जाना चाहिए। सो हियर इज़ अ मैप, इंडियन पोर्ट्स एंड हियर द गुड्स आर बीइंग एक्सपोर्टेड टू यूरोप, टू मिडल ईस्ट, टू अफ्रीका। हम लोग ये सारी चीज़ एक्सपोर्ट करते थे। क्वांटम हमारा एक्सपोर्ट का बहुत ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू द थिंग्स वी इम्पोर्टेड एट दैट टाइम। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमारा कोहिनूर, आवर फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हमारी फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़, जिस पे कि जितनी भी सल्तनतें आई उन्होंने जो पैसा बनाया वो इसी पे बनाया था, क्योंकि हमारे हैंडीक्राफ्ट्स वर्ल्ड वाइड एक ब्रांड इंजॉय करते थे। मतलब शाही ख़ानदानों के द्वारा हमारे बनाए कपड़े पहने जाते थे। हमारा जो एक मुस्लिम क्वालिटी ब्रीड होती थी सिल्क की, उसको आप देखेंगे तो ऑटोमन्स पहनते थे, और ही बहुत सारे जो साम्राज्य के लोग थे, बहुत एरिस्टोक्रेसी या आप कह लें तो बहुत बड़े बड़े रॉयल, वो पहनते थे, वो यूज़ करते थे मसलिन को। एंड एक जो हिस्टोरियन था फ्रांसिस बर्डियर, जो औरंगजेब के समय में आता, वो तो इस कदर तक कह गया था कि जो उस समय की सबसे बड़ी 3 इकॉनमी हुआ करती थी, ऑटोमन्स की, सफ़ेविड की एंड मुगल इकॉनमी, तो उसने कहा था कि मुगल इकॉनमी के पास इतना ज़्यादा पैसा है कि इंडिया कैन फीड द वर्ल्ड फॉर डेज। इंडिया कई दिनों तक पूरे दुनिया को खाना खिला सकता है, इतना पैसा है इंडिया के पास। एंड
वो सारा पैसा एक्सपोर्ट से आता था, एंड एक्सपोर्ट में जो मेजर कंपोजिशन होता था वो हैंडीक्राफ्ट्स का होता था। हमारे कपड़े, हमारे हैंडीक्राफ्ट्स, वो सारी चीज़ें जो भी एकदम रेयर ब्रीड की चीज़ें हम बनाते थे। एंड हर एक चीज़ की अपनी अपनी यूज़, पर्ल्स की अपनी यूटिलिटी थी, मसालों की अपनी यूटिलिटी थी, हाथियों की अपनी यूटिलिटी थी, हाथियों के द्वारा जो दांत, हाथियों के जो दांत होते थे आइवरी, उनकी अपनी यूटिलिटी थी। तो ये सारी चीज़ें बेहतरीन तौर पे भारी मात्रा में फॉरेन में एक्सपोर्ट की जाती थी। सो बेसिकली दैट वाज इंडियन इकॉनमी प्रायर टू ब्रिटिश रूल। इतनी ज़्यादा फ्लरिशिंग, इतनी ज़्यादा प्रॉस्पेरस। हाँ, एग्रेरियन इकॉनमी थी क्योंकि हम इंडस्ट्रीज़ की तरफ इंक्लाइंड नहीं थे, बट जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी दे वेर परफॉर्मिंग वेरी वेल। एग्रीकल्चर में भी हम बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे, हम रॉ मटेरियल बहुत बढ़िया उगाते थे, हम जो कमर्शियल क्रॉप्स है वो भी उगा लेते थे, एंड जो फूड ग्रेन्स होता था उसमें तो हम सेल्फ रिलायंट थे ही थे। सो दैट वाज द इंडियन इकॉनमी प्रायर टू ब्रिटिश रूल। ऐसा नहीं था कि तब चैलेंजेस नहीं थे, चैलेंजेस वेर देयर टू, और दिखते तभी भी थी, बट लेकिन जो हाल होने वाला था ब्रिटिशर्स के समय, दैट वाज बियॉन्ड द इमेजिनेशन। एंड इकॉनमी अंडर ब्रिटिश रूल के दौरान इकॉनमी कैसी होती है, हमने देखा था कि हमारी इकॉनमी प्रायर टू ब्रिटिश रूल एक्सपोर्ट इकॉनमी होती थी। हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे बाहरी कंट्रीज़ को, मतलब कि जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ थी एंड यूरोपियन कंट्रीज़, वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट होती थी। बिकॉज की जो मसाले हैं, लाइक सिंपल अगर आप मसाले का एग्जांपल लेंगे तो सबको लगे कि मसाले का इस्तेमाल आप सिर्फ फूड को, फूड के टेस्ट को इन्हांस करने में किया जा सकता है। बट अगर आप गौर से यूरोप की जोग्राफिकल कंडीशंस को देखेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, स्पेशली नॉर्दर्न यूरोप में। तो होता क्या था, मसाला एंड स्पाइसेस वेयर यूज्ड टू प्रिजर्व द फूड। क्योंकि आप स्पाइसेस का यूज़ करते हैं तो फूड बहुत, क्योंकि रेफ्रिजरेशन तो तब तक आया नहीं था जो आप फ्रिज बनाते हैं अभी, तो रेफ्रिजरेशन वाज नॉट इन्वेंटेड एट दैट टाइम। तो वो जो मसालों का एक्सपोर्ट होता था इंडिया से, वो मसाले ना केवल वो टेस्ट के लिए यूज़ करते थे बल्कि फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी यूज़ करते थे। तो हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट इकोनॉमी थी प्रायर टू ब्रिटिश रूल। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद सिस्टमैटिकली हमारी इकोनॉमी को लंगड़ा किया जाता है एंड हमारी इकोनॉमी इंपोर्ट इकोनॉमी हो जाती है। वी वर बेसिकली इंपोर्टिंग द थिंग्स मोर देन वी डिड एक्सपोर्ट। सो दैट वाज द केस। हमारे यहाँ से क्या होता था, सिस्टमैटिकली हमारे इंडस्ट्रीज़ को डी इंडस्ट्रियलाइज करा गया। डी इंडस्ट्रियलाइज मतलब कि नो इंडस्ट्रीज़, नो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़, हमारी इंडस्ट्रीज़ को डी इंडस्ट्रियलाइज करा गया। हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स में क्राफ्ट्समैन्स होते थे, आर्टिसंस होते थे, उनको जानबूझ के ऐसी कंडीशंस बनाई गई कि वो अपनी ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट छोड़ दें और खेती पे निर्भर हो जाए। क्योंकि अगर वैसा ना करते, इंडिया में अगर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पहले की तरह फ्लरिशिंग होती, तो यूरोपियन मार्केट में जो कपड़े बन रहे थे या यूरोपियन मार्केट में जो हैंडीक्राफ्ट्स बन रहे थे वो कैसे बिकते, बिकॉज इंडिया को एज ए कॉलोनी यूज़ किया जा रहा था। तो बेसिकली इंडिया को डंपिंग ग्राउंड बनाते थे अपने फिनिश्ड गुड्स का। वो आगे देखेंगे कैसे होता था। तो इंडिया वाज बेसिकली इंपोर्ट इकोनॉमी, हम भारी मात्रा में इंपोर्ट करते थे फिनिश्ड गुड्स। याद रखें, ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम फिनिश्ड गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वी वेर बेसिकली एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल्स, हैंडीक्राफ्ट्स, पर्ल्स एंड ऑल। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद हम फिनिश्ड गुड्स बाहर से मंगा रहे हैं। आज से 100-150 साल पहले जो चीज़ें हमारे यहाँ बन रही थी उससे भी कम घटिया क्वालिटी की चीज़ें हम यूरोप से मंगा रहे हैं, ओनली बिकॉज हमारे यहाँ वो इंडस्ट्रीज बची ही नहीं जो ये प्रोड्यूस करके देती थी। क्यों? क्योंकि उनको सिस्टमैटिकली तबाह किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। दैट वाज अ प्लान्ड डिटोरिएशन। नाउ जब कोई भी इम्पोर्ट इकोनॉमी बन जाती है तो हम ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, क्योंकि फिनिश्ड गुड्स वहीं से आना। इवन कि फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन में भी हम कैपेबल नहीं थे। फूड ग्रेन्स भी हमारे यहाँ सफिशिएंट, हम अपने डोमेस्टिक कंजप्शन के हिसाब से सफिशिएंट फूड ग्रेन्स नहीं उगा पा रहे थे। तो यूरोप से हमारे लिए फूड ग्रेन्स भी आता था। तो बेसिकली वी वर दैट मच इनकेपेबल कि हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे ब्रिटिशर्स पे कि हम फूड ग्रेन्स भी अपने लिए उगा नहीं पा रहे थे। इतना ज़्यादा हमें पैरालाइज कर दिया गया था हमारी इकोनॉमी को। नाउ द नेक्स्ट बिग थिंग्स, इसने पूरा पिक्चर ही चेंज करके रख दिया वर्ल्ड में। आज जितने भी आप बिलियनियर्स, और इवन की कुछ सालों में आप देखेंगे तो कुछ लोग ट्रिलियनियर्स भी बन जाएंगे। तो दैट वाज द रीज़न, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि इतने ज़्यादा अमाउंट पे पैसे देखे जाएंगे, भर भर के पैसे बनाए जाएंगे। पहले तो ज़मीनों में पैसा छिपा रहता था, लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने के बाद से वेल्थ वॉज स्टार्टेड गेटिंग स्टोर्ड इन द फैक्ट्रीज। नई नई फैक्ट्रीज बनने लगी, इन्वेंशंस होने लगे, स्पेनिंग जेनी के रेल इंजन बनने लगा, और भी बहुत सारे इन्वेंशन होते हैं। बेसिकली अगर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत करेंगे तो ब्रिटेन से ही होती है। एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एज कि फैक्ट्रीज़ को चलाने के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए। ब्रिटेन में उतने बढ़िया जोग्राफिकल कंडीशंस नहीं है कि रॉ मटेरियल्स का प्रोडक्शन हो पाए। तो यहाँ से इंडिया से रॉ मटेरियल्स जाते थे ब्रिटेन। इंडिया से देखेंगे तो शिप्स के थ्रू रॉ मटेरियल्स ब्रिटेन जा रहे हैं, एंड ब्रिटेन से उसी रॉ मटेरियल्स के द्वारा ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ में गुड्स बना के इंडिया में फिनिश्ड गुड्स बेचा जा रहा है। सो दैट वाज द केस। आप इससे ज़्यादा पैथेटिक सिचुएशन क्या हो सकती है? लाइक इंडिया वाज एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन एंड ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड्स बन के आता था इंडिया के लिए, ओनली बिकॉज इंडिया में इंडस्ट्रीज बची ही नहीं थी जो उस रॉ मटेरियल का यूटिलाइज करके कुछ फिनिश्ड गुड्स बना सकती थी।
और भी सारी चीज़ों को जब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को एनालाइज करेंगे पर्टिकुलरली ब्रिटिश रूल के दौरान तो उसको देखेंगे। हालांकि अभी आप इतना समझ लें कि इंडिया वॉज द मेन फीडर, फीडर मतलब खाना खिलाने वाला। तो जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन में हुआ था उसके लिए जितनी भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती थी, जो भी रॉ मटेरियल होता था वो इंडिया प्रोड्यूस करके देता था। बीट आपको इंडिगो चाहिए हम देंगे, ओपीएम चाहिए हम देंगे, जो भी चाहिए सॉल्ट पेटर चाहिए हम देंगे, सब कुछ हम देंगे, आप बस हमें फिनिश गुड्स बना के भेजिए। बोलने कि हमें कॉलोनाइज कर लिया गया था, हमारे रूलर्स इनकेपेबल थे, हमारे रूलर्स टैक्टिक्स से नहीं जीत पाए ब्रिटिशर्स या जो भी मर्केंट कंपनीज आती हैं, व्यापार करने के लिए कंपनी आती है, चाहे वो अफ्रीका गई, चाहे वो साउथ अमेरिका गई, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका गई, चाहे वो एशिया आती है, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया आती है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया आती है, पहले वो लोग सिर्फ व्यापार करने की मोटिव से जाते हैं, लेकिन लेटर ऑन दे रियलाइज कि इनको हराया जा सकता है, इफ़ नॉट बाई वॉर देन बाई टैक्टिक्स। अगर इनको सेना से नहीं हरा सकते, पावर से नहीं हरा सकते, देन इनको चाल से हरा सकते हैं, टैक्टिक्स से हरा सकते हैं। सो इंडिया के केस में अगर कहें तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को इंडिया फीड कर रहा था, जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था उसको इंडिया फीड कर रहा था बाय प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल्स, एंड जो गुड्स बन के आते थे उसको इंडिया खरीदता भी था। तो मार्केट डिमांड, मार्केट भी इंडिया ही में मिल गया, मार्केट भी इंडिया ही है और रॉ मटेरियल का सोर्स भी इंडिया ही है। सो इससे बढ़िया विन विन सिचुएशन क्या हो सकती थी ब्रिटिशर्स के लिए। इसीलिए आप देखेंगे जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो जो भी लीडर आता था ब्रिटेन में उसके पास एक कंडीशन डाली जाती थी कि डू वॉट एवर यू थिंक बट डोंट एवर लूज इंडिया, बिकॉज इंडिया इज़ आवर ज्वेल। इंडिया हमारे लिए कोहिनूर है हमारे तख्त में, तो उसको अगर आपने लूज़ कर दिया तो हमारा सारा रुतबा ही खत्म हो जाएगा। नाउ लो जीडीपी ग्रोथ लेस दैन 2%। हालांकि जीडीपी ग्रोथ तो एस्टिमेट करी नहीं गई, क्योंकि कैसे करी जाती, हम तो कॉलोनी थे, स्टेट तो थे नहीं, प्रोविंस तो थे नहीं। लेकिन बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स आते हैं, दादा भाई नौरोजी एंड वी आर के बी राव जो डीएससी के फाउंडर हैं। एंड वी आर के बी राव के बारे में एक चीज़ और बता दूं आपको, ये बहुत ही इमिनेंट इकोनॉमिस्ट थे। एंड जॉन मेनार्ड केन्स जिनके बारे में आप पढ़ते हैं, तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स से बहुत बड़े पिक्चर माने जाते हैं, उनके एक क्लासमेट थे वी आर के बी राव। तो वी आर के बी राव ने भी और दादा भाई नौरोजी ने भी और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने एस्टिमेट करने की कोशिश करी कि इस कॉलोनियल एरा के दौरान हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो कैसा रहा था। तो सबके मत अलग अलग थे, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर एस्टिमेट निकाला जाए तो सबके में से कंक्लूजन यही निकलता है कि हमारा जो ग्रोथ रेट था अंडर द कॉलोनियल रूल ऑफ ब्रिटिश वो लेस दैन 2% था। तो आप सोच सकते हैं कि जिस कंट्री का एक समय में वर्ल्ड में 25% शेयर होता था जीडीपी में, उस कंट्री की ग्रोथ हो रही थी 2% से भी कम पे। सो दैट वाज द कंडीशन। उसके बाद पर कैपिटा इनकम ग्रोथ भी 0.5% थी, मतलब जो पर कैपिटा इनकम होता है उसकी भी ग्रोथ बहुत कम है 0.5%, क्योंकि पॉवर्टी अपने एक्सट्रीम पे थी, फेमिन्स आ रहे थे बराबर। सरकार कोई पॉलिसी नहीं बना रही थी कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, एंड इंडस्ट्रीज़ को तबाह किया गया था। लोग जानबूझ के खेती करने को मजबूर थे, एग्रीकल्चर में बहुत तबाह के आप देखेंगे तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भरा पड़ा था। तो ये सारी चीज़ें थी इकॉनमी अंडर ब्रिटिश रूल में। अगर समअप करना चाहे तो इंडिया वॉज बेसिकली एन इम्पोर्ट इकोनॉमी एंड डिपेंडेंट इकोनॉमी, dependent upon the British, and India was the main feeder of industrial revolution in the Britain। इंडिया की अगर जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो यू कैन यूज़ दैट फिगर कि लेस दैन 2% हमारी जीडीपी ग्रोथ थी। पर कैपिटा इनकम ग्रोथ भी हमारी कम थी 0.5%। एंड कुछ इमिनेंट इकोनॉमिस्ट जिन्होंने कोशिश करा कि पर कैपिटा इनकम या जीडीपी ग्रोथ निकाला जाए, तो दादा भाई नौरोजी एंड वी आर के बी राव का आप नाम ले सकते हैं। दैट वाज द केस, दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू हैव एंजॉयड इट, होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।